कोई बात नहीं, एक बार क्विकली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए पिछले सेशन में, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लें कि रिकॉर्डिंग में भी वो चीज दिख जाए तुम लोगों को। ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको इनिशियली हिटलर और लंदन ने प्रपोज किया था, उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। जब एक एटम का हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग अपोजिट होगी तभी ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा ओवरलैपिंग। ये हमने सेकंड पोस्टुलेट में देखा था। एक ओवरलैपिंग जो होता है, जब कभी भी होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियस जो रिपेल कर रहे थे वो अब रिपेल नहीं कर पाते एक दूसरे को। ठीक है। याद रखना बच्चों, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बनेंगे। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और इसी डिस्टेंस पे एक एटम आके बॉन्ड बनाता है। इस डिस्टेंस पे एटम्स की एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी उनकी मैक्सिमम हो जाती है, इसके लिए वो इधर ही पे बॉन्ड बनाते हैं। याद रखना बच्चों, वैलेंस शेल के अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स है, मतलब बहुत सारे वेकेंट या फिर एक भी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो पैड इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनपेयर कर सकते हैं और फिर पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, लेकिन जिस डायरेक्शन से हो रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरा ऑर्बिटल भी होना चाहिए। जैसे पी एक्स है तो पी एक्स ही उसके साथ ओवरलैप होगा, पी वाई है तो पी वाई ही ओवरलैप करेगा, और पी जेड है तो पी जेड ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, ऐसा मानना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते कैसे हैं ये समझते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ी बात करते हैं एक ग्राफ की, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ग्राफ की। तो बच्चों, अगर तुम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में समझना चाहो जब बॉन्ड बनता कैसे है, तो तुम लोगों को एक सेकंड में बता देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। तो मान लेते हैं बच्चों, एक ग्राफ है ये ऊपर एक कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, तुम लोग का टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो तुम लोग। टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों, दो एटम जब बहुत पास में होंगे तो क्या एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? बहुत क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरे के अंदर है। ठीक है, लेट्स लेट्स कंसीडर एन एनर्जी जो होगी ज्यादा होगी कि कम होगी, क्या लगता है? ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी बेटा? क्योंकि स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, ये तो थियोरेटिकली हो गया, लेकिन लॉजिकली लॉजिकली क्या होगा? आई मीन ये तो तुम, लॉजिकली रिपल्शन होगा। क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पास में होंगे उसके, इसके लिए, राइट? यस। ठीक है, दो एटम जब बहुत ज्यादा पास होते हैं तो उनके न्यूक्लियसेस भी पास होंगे, उनके न्यूक्लियाई भी पास होंगे, और न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा पास होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड मैं ऐसे ही बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। ये देखो, ये एक एटम है और ये बहुत पास है दूसरे एटम के, तो इनके न्यूक्लियस भी बहुत पास है और इस वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, एनर्जी क्या होगी बताओ जरा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ जरा? कम होते जाएगा एक टाइम तक, बाद में बहुत दूर हो जाएगी तो बढ़ जाएगा वापस। बहुत दूर हो जाएंगे तो एनर्जी जो होगी लगभग ना के बराबर होगी, राइट? क्योंकि ना रिपल्सिव फोर्स है ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एनर्जी बढ़ेगा क्यों? जब बहुत पास में थे तो इनके एनर्जी लेवल जो है बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब ये लोग दूर दूर जाएंगे तो इनकी एनर्जी लेवल डिक्रीज होके मिनिमम वैल्यू रीच कर लेगी। ठीक है, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो नेगेटिव भी हो जाती है एनर्जी। तो तुम लोग देख रहे हो, ये जीरो था, ये नेगेटिव साइड में चला गया। और अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते रहूं तो ये फिर
डिस्टेंस के साथ साथ ये जीरो वैल्यू टच कर लेगा। मतलब एनर्जी जो है ना तो कुछ भी नहीं रहेगी। जब एटम दूर हो गया तो उनके बीच में एनर्जी कहाँ पे रहेगी, रिपल्सिव फोर्सेस है नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस है नहीं, तो एनर्जी वैल्यू जीरो हो जाएगी उनके बीच में। ठीक है, तो ये देख रहा हूँ। सर एक डाउट है। नो डाउट। सर जब हम दो आइटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो राइट। सर अगर जब स्टेबल नहीं है इसलिए उनकी एनर्जी भी अनस्टेबल ही रहेगी, मतलब एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो वो जब पास आएंगे तब वापस एनर्जी बढ़ेगी, तो दूर जाएंगे तो वही स्टेबिलिटी कम होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी ना। इंडिविजुअल एटम की बात कर रहा है तू, राइट? हाँ सर। हाँ, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एटम की बात नहीं कर रहा, ये एटम के बीच में जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसकी एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो एटम यस के सर। पास आने से जो एनर्जी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक एटम जब दूर था तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, और ये दूर था तो उसकी कुछ एनर्जी थी। लेकिन मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो इनके बीच में जो एनर्जी है रिपल्सिव फोर्सेस, जब पास में थे तो बहुत ज्यादा ये टोटल एनर्जी थी रिपल्शन की वजह से, और जब दूर हो रहे हैं तो दूर होंगे तो इनके बीच में एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, और जब एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, और जीरो जब हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रीच हो गया, उसी के रेंज में बॉन्ड बनने लगता है। मतलब इधर से इधर के रेंज में जब तक जीरो था तब तक हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, जब तक जीरो था। क्या होता है जब एटम दूर हो जाते तो उनके बीच में जो रिपल्शन की वजह से एनर्जी थी या फिर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी थी वो जीरो हो जा रही है। बेटा समझ में आ रही है बात? अगर एटम को मैं दूर करूं, अगर इंडिविजुअल एटम की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एनर्जी फर्दर इंक्रीज होगी अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते चल जाऊंगा, क्योंकि वो एटम अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन मैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के अकाउंट पे अगर एनर्जी कैलकुलेट करूं तो वो तो जीरो हो जाएगी ना, डिस्टेंस बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से जो टोटल एनर्जी आ रही है, जब मैं टोटल एनर्जी बोल रहा हूँ तो नेट अट्रैक्टिव और नेट रिपल्सिव फोर्सेस जो प्रेजेंट है एटम्स के बीच में, इंडिविजुअल एटम का नहीं, एटम्स के बीच में जो प्रेजेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या समझ में आ गई बात? यस। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बच्चों, इसी रेंज में होता है। क्यों इसी रेंज में? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, और जीरो एनर्जी पे जो होता है हमारा बॉन्ड बनता है। जीरो है तो अच्छी बात है, नेगेटिव है तो और अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है तो स्टेबलाइजेशन हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं? तो नेगेटिव हुआ तो और अच्छी बात है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो। तो ये चीज हो जाती है बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ग्राफ के थ्रू हमने समझा। बहुत पास होने पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो जब जीरो रीच हो जाता है, नाउ दिस इज फेवरेबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, और फेवरेबल कंडीशंस पे ही हमेशा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ नजर आता है यहाँ पे। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करते हैं? ठीक है, तो बच्चों और ऑर्बिटल्स, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया बच्चों पढ़ के, यस सर। तो बताओ ऑर्बिटल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स? The ऑर्बिट, subshell present in shells, दैट्स ऑल? which uh, which contains electrons. कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, यस। And they must have opposite spin. And they must have opposite spin. Actually, orbitals are the places in orbit where the probability of finding electron is maximum. If somebody asks you what do you mean by an orbital, you should define this. These are the places where the probability of finding electron is maximum. ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे जैसे कि हमारे एटम्स जो होते हैं उनके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक जगह तो टिका हुआ नहीं है, तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, घूमते रह रहा है। लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं ऑर्बिट में, तो वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसी रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो एक्चुअली क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स आर द प्लेसेस और द पोजीशंस, तुम लोग बोल सकते हो प्लेसेस और पोजीशंस
where in orbit where the probability of finding electrons is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना हो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स। वो प्लेसेस को, वो लोकेशंस को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों, यही ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग, यही पोजीशंस के ओवरलैपिंग के होने से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये चीज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट में भी पढ़ी थी। अ कोवैलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping of these orbitals, right? ठीक है, तो ये चीज आती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी तुम लोगों का ओवरलैपिंग होगा तो ऑर्बिटल तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ओवरलैपिंग में ऑकर, जस्ट अ मिनट, ओवरलैपिंग may take place, may occur in two ways. दो तरीके के ओवरलैपिंग हो सकते हैं बच्चों ऑर्बिटल के। ठीक है, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड उसके वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। टू वेज विच मे लीड्स टू two type of which may lead to formation of two type of covalent bond. बॉन्ड, ठीक है, दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है और दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक होते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग? सिग्मा बॉन्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू overlapping of half filled atomic orbital along the internuclear axis। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, बट फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू overlapping of half filled atomic orbital along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, तो एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग अगर होगा तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट मतलब कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग उसको। जैसे कि एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, गोल सा एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। ठीक है, थोड़ा मैं प्रोपोर्शनेट बनाता हूँ थोड़ा इसको। ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहा है। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करने आ रहे हैं। तो जब कभी भी दो ऑर्बिटल एक ही सेम ही डायरेक्शन में आके ओवरलैप करेंगे, एक्सिस के अलोंग आके ओवरलैप करेंगे, तो उस वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। और सिंबल क्या होता है इसका? सिग्मा, ऐसे दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चों? सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सो हियर द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस अलोंग द एक्सिस। जिस एक्सिस में एक ऑर्बिटल है उसी एक्सिस में दूसरे ऑर्बिटल भी आके ओवरलैप करेंगे, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये पी एक्स ऑर्बिटल है बच्चों, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन में। तो क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं बच्चों? ये px ऑर्बिटल है, x एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहा है, और s ऑर्बिटल भी x एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहा है। तो बिल्कुल ओवरलैप कर सकते हैं बच्चों इन लोग। और ओवरलैप करके कैसे बन जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा। तो ये भी कौन सा सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हो गया? एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है ये भी। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये देखो px और ये भी px, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं। तो दोनों के ओवरलैपिंग से कौन से तरह का बॉन्ड बन रहा है बच्चों? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है ना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं बच्चों, याद रखना। हमेशा जब s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। एक मिनट, हाँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है। नीचे क्या हो रहा है बच्चों, बताओ जरा। पीएस ओवरलैपिंग। हाँ, पीएस बोल लो चाहे एसपी ओवरलैपिंग बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हो रहा है। जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करता है तो sp ओवरलैपिंग या फिर ps ओवरलैपिंग दोनों बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो sp ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में क्या हो रहा है बताओ जरा। पीपी ओवरलैपिंग। यस, pp ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये तीनों ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अलोंग द एक्सिस होगा बच्चों जब कभी भी ओवरलैपिंग, तो उसको उससे हमेशा एक ही तरह का बॉन्ड बनेगा, और वो कौन सा टाइप है? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या हो रहा है? पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चों सभी को? चलो, तो ये यस सर। तरह के सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को एस एस सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो एस एस सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एस पी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पी पी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों। पाई बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, पाई तो मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया, स्पेलिंग में भी लिख देता हूँ, PIE, पाई बॉन्ड बच्चों, नॉट दिस पाई, PI पाई। ये तो एप्पल पाई हो गए, PI पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको सिंबल कैसे देखते हैं हम लोग? पाई से। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो, जैसे सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा था, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा था ना, एक से एक इन लोग टकरा के ओवरलैपिंग कर रहे थे। पाई ओवरलैपिंग ऐसा नहीं होता। पाई बॉन्ड में क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू जस्ट अ मोमेंट, ड्यू टू लैटरल, लैटरल का मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग, लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल is called पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देखना सब लोग। ये एक मेरा पी जेड ऑर्बिटल है मान लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये पी जेड ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी एक लोब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक अनपेयर्ड, ये भी पी जेड है, और दोनों ओवरलैप तो कर रहे हैं बच्चों, लेकिन एक्चुअली ओवरलैप नहीं करे। एक्चुअल कभी हो जाएगा जब पी जेड ऐसा है और दूसरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आके ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, तो पी उसको एक्चुअल बोलता मैं। लेकिन यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पे कैसा हो रहा है? साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड बाय साइड दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। यार साइडवेज ओवरलैपिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए ड्रॉ करना, एक मिनट रुक जाओ।
जैसे ये पीजेड है एक, और ये दूसरा पीजेड है। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग से हो रहा है, क्या इन लोग जेड एक्सिस के अलोंग में दोनों ओवरलैप किए हैं क्या बच्चों? बताओ जरा। दोनों क्या एक्सिस के अलोंग में नो सर। overlap? दोनों साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके लिए साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हमेशा कौन सा बॉन्ड बोलोगे बच्चों? पाई बॉन्ड। और याद रखना बच्चों, कोवेलेंट पाई बॉन्ड। बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, वो सिर्फ पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ये सब बना सकते हैं, एस ऑर्बिटल कभी नहीं बनाता पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। सिर्फ पी ऑर्बिटल से होगा। ये कौन से टाइप का ओवरलैपिंग है बच्चों? पीपी ओवरलैपिंग है क्या? यस सर। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये कौन सा पाई बॉन्ड है? पीपी पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बता सकते हो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिग्मा या फिर पाई? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। क्यों भाई? क्यों लगता बिकॉज इट इज जॉइंट थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग। है? और ये साइडवेज है, ये ब्रेक हो सकता है। साइडवेज ओवरलैपिंग में बच्चों एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत छोटा होता है, लेकिन एक्चुअल ओवरलैपिंग में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है। और क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping in sigma bond, sigma मतलब ऐसा bond is more than, एक मिनट, than the pi or pi bond, therefore sigma bonds are stronger than pi bonds। समझ में आ गया बच्चों? कोई पूछा अगर सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर है, तो रीजन दे पाओगे अभी तुम लोग? यस? यस सर। चलो बढ़िया। तो बच्चों हमने पॉस्टुलेट पढ़ लिए, हमने डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ ली। अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। अब इनके मदद से समझते हैं हम लोग कैसे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बच्चों हमको बॉन्ड फॉर्मेशन जानने के लिए एक और चीज जाननी जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? What is electronic configuration? How will you define electronic configuration? So it is the arrangement of electrons in an atom। ठीक है, तो in an atom जो भी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर देयर? तो याद रखना बच्चों, दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एंड देयर इज अनदर टाइप विच इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, टेल मी बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ठीक है, बट बच्चों बेरिलियम का ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से ड्रॉ करके बताऊं, तो 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन ये है और 2s2 का कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो बच्चों क्या इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम में? तो सर। नो सर। आइडियली बेरिलियम को कोई बॉन्ड भी नहीं बनाना चाहिए, है कि नहीं? बेरिलियम शुड नॉट फॉर्म एनी यस सर। बॉन्ड, बट बेरिलियम बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। बनाता है बॉन्ड बेरिलियम। कोई कंपाउंड बताया बच्चों बेरिलियम का? BeBr2। BeBr2, BeCl2। बच्चों ये दो बॉन्ड बना रहा है, कैसे पॉसिबल है ये? यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो क्या इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं इसके? नो सर। तो इसको समझने के लिए देयर इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन विच इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों बेरिलियम को? ये बेरिलियम है, ये 2s2 है। बच्चों सेकंड ऑर्बिट में और कोई ऑर्बिटल होता है क्या?
कि सिर्फ s ऑर्बिटल होता है सेकंड ऑर्बिट में? टू पी पी ऑर्बिटल भी होता है। p ऑर्बिटल भी होता है सेकंड ऑर्बिट में, तो वो p ऑर्बिटल बेरिलियम में भी है लेकिन खाली पड़ा हुआ है बच्चों, यूज में नहीं है। बच्चों जब बेरिलियम को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो बेरिलियम उस एनर्जी को लेके एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है। तो ये बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे जीएस लिख देता हूँ बच्चों, जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और बेरिलियम अपने एक्साइटेड स्टेट में कैसा नजर आएगा बताओ जरा? ऐसा हो जाएगा, राइट? क्या अब बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है क्या बच्चों? दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं सभी को बेरिलियम के यस पास? सर। अब बेरिलियम दो बॉन्ड बना सकता है, BBr2 या फिर BCl2, जो भी बनाना है वो बना सकता है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये दो ऑर्बिटल तो हैं लेकिन दोनों सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, और सेम एनर्जी लेवल पे लाने के लिए इनको एक और चीज से गुजरना पड़ेगा। जैसे एक्साइटेड स्टेट में गए तो दो अनपेयर्ड तो बन गए, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल एनर्जी लेवल पे नहीं है, उनको इक्वल एनर्जी लेवल पे लाने के लिए हम लोगों को एक और चीज करनी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े और हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों उसी तरह से बताओ मेरे को, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? बोरॉन के कोई कंपाउंड याद आ रहे हैं बच्चों तुम लोगों को? बोलो बच्चों, बोरॉन का कोई कंपाउंड आ रहा है तुम लोग के दिमाग में? BCl3। BCl3 बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है बोरॉन इसके अंदर? थ्री। 3 बना रहा है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो जरा। 1s2 2s2 2p1। 1s2 2s2 2p1 होता है बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं 1s2 का ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो इसके अंदर दो अनपेयर, दो इलेक्ट्रॉन है पैर में है, और पैर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और पी के अंदर कितने अनपेयर्ड हैं बताओ जरा? एक। तो इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोरॉन को एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, राइट? एक ही अनपेयर्ड है तो, है कि नहीं यस बच्चों सर। बताओ? लेकिन बोरॉन यस एक्चुअली सर। बना कितना रहा है बॉन्ड? 3। 3 बना रहा तीन। है। तो कैसे पॉसिबल है 3 बॉन्ड बनाना? बोरॉन अपने ग्राउंड 2s2 स्टेट से में तो एक 2p1 पे चला जाएगा। यस, बोरॉन अपने ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा नहीं कर सकता बच्चों। जरूर बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, जहां से इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2s2 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों बताओ जरा? 2s2 से किस में कन्वर्ट हो गया कॉन्फ़िगरेशन? 2s1 2p2। 2s1 और 2p2। जो पहले 1s2 2s2 2p1 था, अब वो हो गया 2s1 और 2p2। एक इलेक्ट्रॉन जो है s से जम कर गए p में। एक्साइटेड स्टेट में तुम लोग देख सकते हो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ द ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन कैन बी एक्सप्लेन्ड, बट विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन स्टेट बच्चों बताओ? एक्साइटेड। एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से मेरे को बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? सभी को पता होना चाहिए, 4। कार्बन 4 बॉन्ड 4 बनाता है। बॉन्ड। तो कार्बन का अगर तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या है बच्चों? 1s2 2s2 2p2। 2p2। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम या फिर ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस से मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन बता दूं तो तुम लोगों को ऐसा ही नजर आएगा ना? समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे बताओ मेरे को, ग्राउंड स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। 2। लेकिन हमको पता है बच्चों कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो ये 4 बॉन्ड इसका ग्राउंड स्टेट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा बच्चों, इसका एक्साइटेड स्टेट वो एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब तुम लोग डालोगे कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे, एंड व्हाट विल बी द न्यू कॉन्फ़िगरेशन? पहले था 1s2 2s2 2p1, अब क्या हो जाएगा बच्चों बताओ जरा? 2p2 था, अब 1s2 2s2 2p3। 2p3। 2p3 हो जाएगा। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी शो करता है बच्चों। ये सारी चीजें सही है, बट एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास कि ये जो ऑर्बिटल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इनमें, बट वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी लेवल पे नहीं है। बेरिलियम में भी ये चीज थी, बोरॉन में भी यही प्रॉब्लम है, और कार्बन में भी यही प्रॉब्लम है बच्चों कि सब इक्वल एनर्जी लेवल पे नहीं है। तो बच्चों ये ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल जब कभी कोई सिग्मा बॉन्ड बनाता है बच्चों तो उसको इक्वल लेवल पे आना पड़ता है। इक्वल लेवल पे आएगा नहीं तो बॉन्ड जो होंगे स्टेबल नहीं बनेंगे और बॉन्ड टूट जाएंगे।
तो इक्वल लेवल पे लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बताओ बच्चों, क्या प्रोसेस बताया था, क्या करना पड़ता है अपने को? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है बच्चों। ये सारे ऑर्बिटल जो अलग अलग एनर्जी लेवल पे, इनको मिक्स करके नए तरह के ऑर्बिटल बनाने पड़ते हैं। इनको मिक्स करेंगे, और याद रखना बच्चों, जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही नए तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फटाफट रिजॉइन करो तो, ठीक है, तब डिस्कस करते हैं हम।